स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है मालती जोशी की कहानी महकते रिश्ते। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग। डॉक्टर बुंदेला, आइए, आप ही की राह देख रही थी। कोई खास बात मैडम? भाई वो मिसेस त्रिपाठी आ गई हैं। सोचती हूँ कल ऑपरेट कर ही डालें। तुम जरा इनिशियल चेकअप कर लो। कौन मिसेस त्रिपाठी मैडम? परसों तुम्हें पेपर्स नहीं दिखाए थे मैंने? तुम कह रही थी कि मोनोग्राफी रिपोर्ट पढ़कर तो मुझे गश आ रहा है। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग केस, यू नो। ओपन करने पर हमें क्या क्या दिखाई देगा कहना मुश्किल है, इसलिए चाहती हूँ कि कल तुम मेरे पास रहो। ऐसे ही तो सीखते हैं। लेकिन मैडम, क्या इस स्टेज में ऑपरेट करना ठीक होगा? क्या वे सस्टेन कर पाएंगी? तो दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है। और जहाँ तक सस्टेन करने का प्रश्न है, मैंने उनके बेटों से साफ कह दिया है कि द चांसेस आर 50-50। और वे लोग मान गए। क्यों नहीं मानेंगे? बीमार बूढ़ी और अपाहिज माँ को घर में चाहता कौन है? वह तो परिवार पर बोझ होती है। लोग तो इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, इस पार या उस पार। अरे, तुमने इतना बुरा सा मुंह क्यों बना लिया? अभी नई नई हो न, इसलिए। जब मुझ जैसी सीजन्ड हो जाओगी न, तब समझोगी कि मैं गलत नहीं कह रही थी। वैसे भी इस प्रोफेशन में ज़्यादा भावुक होने से काम नहीं चलता। जाओ, अब जाकर पेशेंट का मुआयना कर लो। प्रिपेयर हर मेंटली एंड फिजिकली, अंडरस्टैंड? डिलक्स रूम नंबर 5। कमरे का नंबर ही बता रहा था कि मैडम ने तगड़ा मुर्गा फांसा है। गलियारा पार करते हुए मेरा मन अश्रद्धा से भर उठा। ठीक है, इस प्रोफेशन में भावुक होने से काम नहीं चलता, पर क्या इतना ज़्यादा प्रोफेशनल होना भी ज़रूरी है? साफ जाहिर है कि यह औरत मुश्किल से 4 महीने जिएगी। फिर यह ऑपरेशन का प्रपंच क्यों? क्या रोगी को पीड़ा से निजात दिलाने का कोई आसान तरीका नहीं हो सकता? और ऑपरेशन भी तो कोई गारंटी नहीं है। मैडम खुद ही कह रही हैं कि 50-50 चांसेस हैं। एक अजीब सी मनस्थिति में मैंने कमरे में पांव रखा और एकदम चौंक कर पीछे हट गई। बड़े भैया आप? गुड़िया तू? हम दोनों ने लगभग एक साथ ही कहा और बुत बनकर खड़े हो गए। बड़े भैया ने ही वह सन्नाटा तोड़ा। तू यहाँ काम करती है? हाँ, अभी अभी ज्वाइन किया है। 2 महीने ही हुए हैं। नौकरी का क्या हुआ? छोड़ दी, बाहर भेज रहे थे। मैंने अनमने ढंग से उत्तर दिया और पलंग की ओर देखा। ओ माँ, सफेद चादर के नीचे ये जो हड्डियों का ढांचा पड़ा है, वह क्या बड़ी माँ है? वह 5.5 फुट का उनका लंबा चौड़ा डील डॉल क्या हुआ? कौन है? एक क्षीण स्वर उभरा। अम्मा, देखो तो कौन है। छुट्टन चाचा की गुड़िया है, यही काम करती है। अच्छा, डॉक्टर है न तू गुड़िया? जरा इधर मेरे पास तो आ बिटिया। कब से तुझे आंख भर देखा भी नहीं है। मैं चुपचाप जाकर पलंग की पाटी पर बैठ गई। उस क्षण मैं सिर्फ गुड़िया थी। डॉक्टर जयश्री बुंदेला MS कहीं खो गई थी। अम्मा, अब तुम सारी चिंता छोड़ दो। अब तो अपनी गुड़िया है यहाँ, वह सब संभाल लेगी। हाँ बेटा, अब चिंता काहे की? अब तो मेरी बिटिया मुझे मिनटों में चंगा कर देगी। इतनी सी बात कहते हुए भी वे हाँफ गई। मैंने उनके सिर पर हौले से हाथ फेरा, औपचारिक से 2 जुमले कहे और केस पेपर्स बगल में दबाए वहां से उठ आई। चेकअप करने का मुझे हौसला ही न रहा। मुझे मालूम था बड़े भैया गलियारे में काफी दूर तक मेरे पीछे चले आए थे, पर मैंने जानबूझकर मुड़कर नहीं देखा। वे क्या पूछेंगे मुझे मालूम था, पर मैं मैडम अवस्थी की तरह स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकती थी। मैंने इंटरकॉम पर मैडम से सिरदर्द का बहाना किया
और अपनी टीवीएस निकालकर सीधी सड़क पर चली आई। नर्सिंग होम के गेट से बाहर आने के बाद ही मैं खुलकर सांस ले सकी। मन इतना अशांत था कि मैं दिशा ज्ञान से शून्य होकर ही गाड़ी चला रही थी। पर जब पापा के यहाँ आकर रुकी तो मैं समझ गई कि मैं भ्रमित थी, पर मेरे अंतर्मन की प्रेरणा सही काम कर रही थी। इस समय मुझे और कहाँ जाना था। रोता हुआ बच्चा माँ की गोद में आकर ही तो मुँह छिपाता है, लेकिन माँ तो खुद ही रो पड़ी। सारा किस्सा सुनकर एकदम व्याकुल हो उठी। वे जीजी इतनी बीमार चल रही हैं और हमें किसी ने खबर तक न की। गुड़िया, आज मुझे अपने साथ तो ले चल, मैं सुरेश की ऐसी खबर लूंगी। कोई जरूरत नहीं है, पापा गुर्राए। क्यों? जरूरत क्यों नहीं है? यह तो संयोग की बात है कि वे लोग गुड़िया के नर्सिंग होम में आए हैं, नहीं तो हमें पता नहीं कब खबर लगती। पापा एकदम उबल पड़े। संयोग वगैरह सब बकवास है। वे जानबूझकर यहाँ लाए होंगे ताकि कुछ बचत हो जाए। पर बेटे, बिल्कुल भी रियायत करने की जरूरत नहीं है। सुरेश पैसों में खेल रहा है आजकल। मैं तो कहता हूँ दुगना बिल बनाओ। ओफो, रिलैक्स पापा, आप क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हैं? मुझे इस नाटकबाजी से नफरत है। लेकिन इसमें नाटकबाजी क्या है पापा? नर्सिंग होम क्या मेरे नाम से चलता है? वह तो डॉक्टर अवस्थी अपने क्लिनिक से पेशेंट्स घेर कर ले आती हैं। हम तो ऑपरेशन टेबल पर उनकी सूरत पहली बार देखते हैं। और बड़े भैया को तो शायद मेरा नाम भी याद नहीं होगा, न नया न पुराना। वे तो बस गुड़िया को जानते हैं। अब मुझे ही लीजिए, पूरी केस हिस्ट्री पढ़ गई, पर यह पता नहीं चला कि यह राम किशोरी त्रिपाठी। चुप कर, माँ झल्लाई। बड़ों का नाम इस तरह लेते हैं? ओफो माँ, मैं तो सिर्फ यह बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कागज पर चलने वाले नाम और होते हैं। खैर, नाम की बात तो जाने दो। अगर आज बड़े भैया कमरे में न होते तो मैं बड़ी माँ को देखकर भी नहीं पहचान पाती। इतनी दुबली हो गई है कि तुम कल्पना नहीं कर सकती। वे लोग तो तुम्हें पहचान गए हैं न। अब इस बात का खूब ढिंढोरा पीटेंगे। शादी में तो एक जन भी झांकने को नहीं आया, पर अब सबका प्यार उमड़ पड़ेगा। प्लीज पापा, पापा को चुप कराना भी एक समस्या है। ताऊजी के परिवार के प्रति तो उनका खास आक्रोश है। मेरे अंतरजातीय विवाह का सबने बायकॉट किया था, इस बात को वे भूल नहीं सकते। मन से या बेमन से उन्होंने भाई के चारों बच्चों की शादी में शिरकत की, यथाशक्ति सहायता भी की थी। पर उनकी इकलौती बेटी की शादी में सब लोग ठेंगा दिखा गए। इस अपराध को वे कभी क्षमा नहीं कर सकते। उन लोगों को जरा भी लिफ्ट देने की जरूरत नहीं है, समझी? जो काम कायदे से होगा करना। पापा का भाषण जारी ही था। उन्हें थोड़ा अनसुना करते हुए मैंने माँ से कहा, मैं कल छुट्टी ले लूँ माँ? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया ना। माँ ने डपट दिया, उल्टा सीधा क्यों होगा? इतने दिन कॉलेज में क्या घास छीलती रही? और छुट्टी लोगी तो क्या अच्छा लगेगा? अपने लोग होते किस लिए हैं? फिर भी छुट्टी लेने का तो मैं पक्का इरादा कर चुकी थी। उसके लिए केवल एक नैतिक समर्थन चाहती थी। माँ के यहाँ बात न बनी तो मैंने घर आकर खाने की टेबल पर अपनी रामायण छेड़ दी। अजय ने शांति से सब कुछ सुन लिया, फिर कहा, डार्लिंग, यू शुड बिहेव एज ए डॉक्टर। अगर केस सचमुच संगीन है तो सावधानी और भी जरूरी है। लेकिन अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो क्या? वे लोग तुम्हें फांसी चढ़ा देंगे। आखिर रिश्तेदार हैं तुम्हारे, कोई दुश्मन तो नहीं है। क्या रिश्तेदार दुश्मन नहीं होते? अरे, दुश्मनों से भी बदतर होते हैं। इसीलिए तो डर लगता है। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं किस किस का मुंह बंद करूंगी। तो फिर मारो गोली। मैडम अवस्थी को निपटने दो। बुढ़िया वैसे ही मर रही है, कहीं ऑपरेशन टेबल पर ही टैं बोल गई।
अजय, मैं चीखी। क्या हुआ? जानते हो, तुम मेरी बड़ी माँ के बारे में बात कर रहे हो। कुछ तो लिहाज करो। ओह गॉड! अजय ने थाली को परे सरकाते हुए कहा। इतनी प्यारी है बड़ी माँ, तो तब से पिनपिना क्यों रही हो? दिमाग खराब कर दिया। थका हारा पति थाली छोड़कर उठ जाए तो किसे अच्छा लगता है। मैं भी फिर खाना न खा सकी। 2 घूंट पानी पीकर ही उठ गई, पर उन्हें मनाने की हिम्मत न हुई। किस बुरी तरह झिड़क दिया था मैंने, सोचकर भी शर्म आ रही थी। कोई भी खुददार इंसान इस अपमान को सहन नहीं कर पाता, और उनकी गलती क्या थी? मैं ही तो उन्हें अपने घर का कच्चा चिट्ठा सुनाती रहती थी। उन्हें मालूम था कि हमें अलग हुए बरसों हो गए हैं। बाकायदा कोर्ट कचहरी करनी पड़ी है, तब जाकर पापा को संपत्ति का हिस्सा मिला है। इसी खुंदक में वे लोग मेरी शादी में नहीं आए थे। रिश्ते की कड़वाहट अब दुश्मनी की सीमा को छूने जा रही थी। सब सच था। फिर भी उन लोगों के लिए अजय की जरा सी अवज्ञा मुझसे सही नहीं गई। क्यों? मैंने बड़ी माँ का जरा सा नाम ले लिया तो माँ ने मुझे घुड़क दिया। क्यों? मुझे अस्पताल में देखकर बड़े भैया एकदम आश्वस्त हो गए। क्यों? बड़ी माँ को यह विश्वास है कि उनकी गुड़िया उन्हें मिनटों में चंगा कर देगी। क्यों? रिश्तों का यह अजीब खेल हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं। आदत सी हो गई है। पर अजय के लिए तो यह पहले ही हुई ना। उन्हें तो यह सब कुछ ठीक से समझाया भी नहीं जा सकता। इस विचित्र परिस्थिति के लिए जिम्मेदार हमारे अलग होने की प्रक्रिया है, जो बहुत लंबी चली। इस दौरान हम लोग आपस में न ठीक से जुड़ सके, न छिटक कर दूर ही जा सके। जहां तक मेरी यादों का दायरा है, मैंने पापा को कभी ताऊजी से बात करते नहीं देखा। उन लोगों का आमना सामना शायद दादी को कंधा देने के लिए ही हुआ होगा। वैसे दोनों एक दूसरे की छाया से भी बचते थे। इसके बावजूद हम लोग एक ही छत के नीचे रहते हुए एक ही हंडिया में खा रहे थे। तो यह दादी की कृपा थी। उन्होंने बेटों को कसम दे रखी थी कि जब तक मैं जिंदा हूं, घर के टुकड़े मत करना। इसलिए सब लोग मन मारकर चुपचाप उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा करते रहे। और प्रतीक्षा भी कैसी, पूरे 5 बरस। 5 बरस दादी खटिया से लगी रही, पर उनके आतंक और दबदबे में कोई कमी नहीं आई। उनकी मर्जी के बगैर घर में पत्ता भी नहीं हिलता था। एक बार मन फट जाए तो साथ रहना एक सजा ही होती है, परंतु माँ की खातिर बेटे यह सजा भुगत रहे थे। दोनों के सोने बैठने के कमरे ऊपर नीचे हो गए थे। भोजन का समय अलग अलग था। बच्चे जिस पंगत में सुविधा होती बैठ लेते थे। वैसे मुसीबत तो मेरी ही थी। वे 4 थे, उनका एक मुकम्मल ग्रुप था। मैं अकेली पड़ जाती थी। मर्जी होती तो मुझे साथ कर लेते थे, नहीं तो झिड़क देते थे। तब बड़ी माँ बच्चों को डांटती थी और माँ मुझे घसीट कर ऊपर ले जाती थी। माँ और बड़ी माँ को मैंने कभी झगड़ते नहीं देखा, और कभी साथ बैठकर खाते या गप्पे लड़ाते भी नहीं देखा। दादी की सेवा टहल के बहाने इन लोगों ने भी अपना काम, अपना समय बांट लिया था। घर में कभी कोई हंगामा नहीं होता था, इसलिए नौकरों चाकरों को, पास पड़ोसियों को बड़ी असुविधा भी होती थी। तब तो खैर इतनी अकल नहीं थी, पर आज समझ में आता है कि उन दिनों माँ कितने तनाव में जी रही होगी, क्योंकि कई बार वे मेरे सामने ही पापा से कह देती थी, सुनो, मुझसे इस तरह अब नहीं रहा जाता। तुम मुझे यहाँ से निकाल ले चलो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। तनाव में तो शायद सभी लोग थे। इसीलिए दादी की मृत्यु पर सबने राहत की सांस ली। भाग्यवान थी दादी। उन्हें यह कभी पता नहीं चला कि उनके आसपास की दुनिया कितनी बदल गई है। उनके कमरे के बाहर का संसार उलट पुलट गया है। बेचारी सबको असीसते हुए चली गई। उनकी तेरही के बाद मेहमान ठीक से विदा भी न हो पाए थे, और घर में 2 चूल्हे हो गए। अलग होने की इस प्रक्रिया में हमें कुछ ज्यादा असुविधा नहीं हुई। सोना बैठना हम लोगों का ऊपर ही था,
बेडरूम से लगा बाथरूम भी पापा ने बहुत पहले बनवा रखा था। खाना जरूर नीचे बनता रहा, पर चाय नाश्ते के लिए माँ ने एक गैस ऊपर रख लिया था। वही अब काम आने लगा। शुरू शुरू में उस छोटी सी बरसाती में बैठकर खाना बड़ा अटपटा लगा, फिर आदत हो गई। बाद में पापा ने उसका स्वरूप ही बदल दिया। ब्लैक मार्बल का चबूतरा, बड़ा सा सिंक, कबर्ड्स, नीचे सफेद टाइल्स, माँ का किचन एकदम झकाझक हो गया। नीचे की धुआंती रसोई से उसका कोई साम्य नहीं रहा। पता नहीं क्यों ताऊ जी को गैस के चूल्हे से एलर्जी थी। रोटी तो वे कोयलों पर ही सेकी ही खाते थे। माँ का प्रेशर कुकर भी ऊपर वाली रसोई में आकर ही गैस पर चढ़ सका। देखते देखते घर में नया डिनर सेट आ गया। डाइनिंग टेबल, नए पर्दे, नया कालीन। पापा पर तो जैसे जुनून सवार हो गया था। 6 महीने बाद यह हालत थी कि अपना ही घर पहचाना नहीं जा रहा था। उसी नशे में पापा ने मेरा स्कूल तक बदल दिया। ऊपर हम लोगों की दुनिया एकदम अलग थी। ऊपर आने का रास्ता तक बाहर से था, फिर भी नीचे वालों से हम लोग एकदम कट नहीं सके। मैं डांस की प्रैक्टिकल करने लगती तो माँ डांटती, तुझे धम धम करने को यही वक्त मिला है? जानती नहीं भाई साहब नीचे सो रहे होंगे। अगर गैलरी में बैठकर ट्रांजिस्टर सुनती तो फिर डांट पड़ती, जरा धीरे नहीं चला सकती? सुरेश की परीक्षा चल रही है न। इतनी कोफ्त होती तब। बड़ी माँ भी कुछ कम न थी। सुबह सुबह आंगन से उनकी आवाज आती, गोमती, नल क्यों खोल रखा है अभी से? जानती है न 8 के बाद पानी ऊपर नहीं चढ़ता। पहले झाड़ू कर ले, बर्तन बाद में धोते रहेंगे। पानी कोई भागा नहीं जा रहा, 9 बजे तक रहता है। दूध वाला नीचे से आवाज लगाता तो उसे डपट देती, क्यों रे गणेशी, तेरे पाँव में क्या मेहंदी लगी है? 4 सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता जो यहाँ खड़ा गलगला रहा है? छोटी कितनी बार ऊपर नीचे करेगी, बोल तो। पापा सफर पर हुए तो भैया लोग चुपचाप सब्जी लाकर रख जाते। उनसे दाम पूछने की माँ की हिम्मत नहीं पड़ती। कहीं बुलावे में जाना होता तो देवरानी जिठानी घर से भले ही साथ न निकलती, पर वहां जाकर जरूर पास पास बैठती। लोगों की उत्सुक आंखें निराश हो जाती। और यह सब उस समय हो रहा था जब पापा और ताऊजी कोर्ट में बुरी तरह लड़ रहे थे। पापा को घर के माहौल में घुटन हो रही थी। वे शहर के दूसरे छोर पर छोटा सा बंगला लेना चाहते थे, पर उसके लायक नगद उनके पास नहीं था। वे ताऊजी से अपने हिस्से की कीमत मांग रहे थे। ताऊजी ने साफ कह दिया था कि मेरे पास फूटी कोड़ी नहीं है। मकान में तुमने जो हिस्सा चाहा था तुम्हें दे दिया। अब मैं लड़कियों की शादी करूं कि तुम्हारे चौंचले ही पूरे करता रहूं? उन दिनों की दो घटनाएं आज भी मन में उतनी ही ताजा हैं। मैंने जो नया स्कूल ज्वाइन किया था, वहाँ का वातावरण काफी उन्मुक्त था। मुझे सहेलियां भी बहुत खुले विचारों वाली मिली थी। पहले वाले स्कूल में तो दीदी लोगों के रोब में रहना होता था, उन्हीं के साथ आना जाना पड़ता था। नए स्कूल में मैं आजाद परिंदे की तरह विचरण करती थी। अब शैतानी करते हुए यह डर नहीं रहता था कि घर पर कोई चुगली कर देगा। स्कूल में तो शरारत चलती ही थी। हमारा ग्रुप तो सड़क पर भी मस्ती करता था। एक दिन सहेलियों ने चाट खाने का प्रोग्राम बना डाला। बाहर खाने की आदत मुझे नहीं के बराबर थी। ऊपर वाले हिस्से में बसने के बाद ही 2-4 बार पापा के साथ होटल में जाना हुआ था। सड़क पर खड़े होकर चाट खाने का यह मेरा पहला अनुभव था। पर कहावत है न कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। मैंने गोलगप्पा बमुश्किल तमाम मुंह में डाला ही था कि पीछे से कड़कती आवाज आई, गुड़िया, ये क्या हो रहा है? मुझे काटो तो खून नहीं। बिना पीछे देखे भी मैं समझ गई कि यह बड़े भैया की आवाज है। मैं दम साधे चुपचाप खड़ी हो गई। सभी लड़कियां हतप्रभ थी। चलो दफा हो जाओ यहाँ से और सीधे घर जाओगी, समझी? दूसरा आदेश आया। इसके बाद वहां रुकने का सवाल ही नहीं उठता था। चुपचाप घर की राह ली। अपमान से मेरे आंसू निकल आए। सिर उठाकर सखियों से आंख मिलाते मुझे शर्म आ रही थी।
वे सभी मेरे साथ चल पड़ी थी क्योंकि मजा तो सबका ही किरकिरा हो गया था। ये कौन थे? एक ने पूछा। इसके बड़े भाई हैं, ताऊ जी के लड़के, दूसरी ने सूचना दी। ये तुम लोग तो अलग हो गए हो न? तीसरी ने ज्ञान बघारा। फिर ये इतना रोब क्यों झाड़ रहे थे? घर पहुंचकर मैंने यही बात ठीक इन्हीं शब्दों में माँ से जाकर कह दी। जवाब में वो करारा झापड़ मिला कि उसकी झंझनाहट मैं आज भी महसूस कर सकती हूँ। दूसरा प्रसंग मेरे पीएमटी के रिजल्ट का है। पढ़ाई में वैसे मैं हमेशा से अच्छी थी, पर इस बार तो मेरिट में आ गई थी। छठा नाम मेरा। पापा तो जैसे खुशी से पागल हो गए थे। बेटा न होने का मलाल उन्हें अगर कभी रहा भी होगा तो उन्होंने कभी मुझ पर जाहिर नहीं किया। अपनी सारी आशा आकांक्षाएं उन्होंने मुझ पर केंद्रित कर दी थी। उन्होंने मुझे हर वह सुविधा दी जो वे दे सकते थे। मेरी हर जिद को यथासंभव पूरा किया। इस लाड प्यार को लेकर अक्सर माँ से उनकी जंग भी छिड़ जाती थी। इसीलिए रिजल्ट देखते ही उनका खुशी से नाच उठना एकदम स्वाभाविक था। मुझे चूम कर बोले, चलो बेटे, फटाफट तैयार हो जाओ। हमने वादा किया था कि तुम मेडिकल कॉलेज अपनी गाड़ी से जाओगी, तो चलो, तुम एक फर्स्ट क्लास लूना दिलवा देते हैं। आते हुए ब्रिजवासी के यहाँ ऑर्डर भी देते आएंगे। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगा। और हाँ, तुम अपनी सहेलियों की एक लिस्ट भी बनाकर रखना। एक धमाकेदार पार्टी देते हैं। हम लोग जब निकल रहे थे तो माँ ने रास्ता रोककर कहा, सुनो, जा ही रहे हो तो गाड़ी भर ले आना। अभी मिठाई लाने की जरूरत नहीं है। क्यों? महेश शायद इस बार भी रह गया है। बेचारे का तीसरा चांस था। भाई साहब नीचे बहुत मायूस हो रहे थे। पता नहीं बेचारे को अब और एक मौका देंगे भी कि नहीं। यह तो होना ही था। साल भर आप खेलते रहें और सोचे कि हम पास हो जाएंगे, तो संभव थोड़ा ही है। भाई दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। पीएमटी कोई क्रिकेट थोड़ा ही है कि उठाया बल्ला और लगा दिया छक्का। दिन रात एक करना पड़ता है। अपनी बिटिया को देख लो, कैसी सूख कर कांटा हो रही है। ओफो, आप जरा धीरे नहीं बोल सकते? क्यों? धीरे क्यों बोलूं? मैं कोई गलत कह रहा हूँ? और तुम कैसा न्याय कर रही हो? जिसने साल भर पढ़ाई नहीं की उसका मातम मना रही हो, और जिसने पूरे खानदान का नाम रोशन किया है उसकी खुशी की तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। तो खुशी पर कौन सी बंदिश लगा रही हूँ मैं? गाड़ी लेने जा रहे हो, चाहो तो इसकी सहेलियों को होटल में खिला पिला देना, पर घर पर मैं कोई हंगामा नहीं करने दूंगी। पापा बहुत कुड़मुड़ाए, पर माँ के आगे उनकी एक न चली। झूठ क्यों बोलूं, मन तो मेरा भी खफा हो गया था। खुशी आधी रह गई थी। मूड फिर ऐसा उखड़ा कि बाजार का प्रोग्राम स्थगित ही करना पड़ा। अब तक घर में प्रथा चली आ रही थी कि परीक्षा से पहले और रिजल्ट के बाद बच्चे बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेते थे, पर उस दिन नीचे जाने का साहस नहीं हुआ। लगा पता नहीं वे क्या सोचेंगे, कहीं यह न समझ लें कि जानबूझकर उनका जी जलाने के लिए नीचे उतरी हूँ। आश्चर्य तो यह है कि माँ ने भी आग्रह नहीं किया। शायद उनके मन में भी यही बात रही होगी। शाम को बैठे बैठे यूं ही पिक्चर का प्रोग्राम बना रहे थे कि बिहारी ने खबर दी, बड़ी मालकिन आ रही हैं। हम लोग तो एकदम चौंक पड़े। बड़ी माँ तो कभी ऊपर आती ही नहीं। यह घर जब एक था तो भी वे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती थी। उनकी आवाज़ भी उनके शरीर की तरह ही भारी भरकम थी। जब भी जरूरत होती नीचे से आवाज़ दे देती। इसीलिए माँ तो एकदम ही बदहवास हो गई। आगे बढ़कर उन्हें भीतर लिवा लाई। उन्हें सोफे पर बिठाकर पैर छूते हुए बोली, जीजी, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुलवा लिया होता। तुम बड़े लोग हो भाई, तुम्हें कैसे बुलवाते? बड़ी माँ हाँफते हुए बोली, लो, यह प्रसाद लो। और उन्होंने लड्डुओं से भरा कटोर दान हमारे सामने रख दिया। शायद आंचल में छुपाकर लाई थी। हमने एक दूसरे की ओर देखा तो क्या महेश भैया, आखिर माँ से रहा नहीं गया, पूछ ही लिया, जीजी,
प्रसाद काहे का है? अरे, मेरी बिटिया मेडिकल में चुन ली गई है न। वो क्या कहते हैं, मेरिट में नंबर आया है न। उसी की मिठाई बांट रही हूँ। लो, तुम भी मुंह मीठा कर लो। हम लोगों ने शर्म से गर्दन झुका ली। माँ ने मुझे हल्का सा इशारा किया तो मैंने झट से उनके पैर छू लिए। मेरा माथा चूमते हुए बड़ी माँ बोली, छोटी, तुम लोग तो एकदम अंग्रेज हो गए हो। घर में इतनी बड़ी खुशी हो गई, पर कुल देवता 5 पैसे की मिश्री का भोग भी न पा सके। तुम लोगों को तो सब सोहता है भाई, पर मैं तो बड़ी हूं न। मुझे तो ऊंच नीच देखनी पड़ती है। जीजी, माँ ने सिर झुकाए ही कहा। दरअसल महेश के रिजल्ट से मन इतना खराब हो गया था। अरे वाह, यह कोई बात हुई? जो पढ़ेगा नहीं वह तो फेल होगा ही। उसके लिए क्या हम अपनी गुड़िया की खुशी न मनाएंगे? अरे, अपने पूरे खानदान में आज तक कोई डॉक्टर नहीं बना। ये पहली 30 मार्का है। बड़ी माँ ने प्यार से मेरी गाल थपथपाते हुए कहा। अरे जीजी, इसकी क्या खुशी मनाएं? डॉक्टर बनेगी और अपने घर का रास्ता नापेगी। खर्च हम करेंगे, नाम किसी और का चलेगा। हाँ, लड़का डॉक्टर बनता तो अपने घर में रहता। अरे कहीं जाए, कोई भी नाम ले ले, कहलाएगी तो हमारी ही बिटिया। क्यों गुड़िया? बस बेटा, अब जल्दी से डॉक्टर बन जा तू। मैं तुझसे ही इलाज करवाऊंगी। इस बेवकूफ से इलाज करवाकर आपको मरना है क्या जीजी? अरे, मरना ही होगा तो अपनी बिटिया के हाथों मरूंगी, समझी? उन कसाईयों को जस क्यों दूं? अब याद आ रहा है, वह विश्वास, वह प्यार आज भी वैसा ही बना हुआ है। और इस बीच कितने तूफान गुजर गए। पापा मुकदमा जीत गए थे। ताऊजी को मजबूर होकर ऊपर वाला मकान गिरवी रखना पड़ा, तभी पापा को पैसे दे सके। उन पैसों से पापा ने नगर के दूसरे छोर पर एक बंगला खरीदा था। अरसे बाद हम लोगों ने खुलकर सांस ली थी। ताऊजी गृह प्रवेश पर भी नहीं आए थे। मरते दम तक उन्होंने पापा से बात नहीं की। औरों से भी धीरे धीरे संपर्क कटने लगा। सड़कों की दूरी मन को भी व्याप गई। रिश्तों की डोर खींचती ही चली गई। मेरा अंतर्जातीय विवाह आखिरी आघात साबित हुआ। सब कुछ एक बारगी ही समाप्त हो गया। पर कहाँ, आज माँ को, बड़ी माँ को देख सुनकर लगा कुछ भी तो समाप्त नहीं हुआ। रिश्तों की वह महक अब भी उतनी ही ताजी है। समय की गर्द, विवादों की आंधी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई है। रात मैंने अजय से कहा, सुनो, कल तुम अकेले ही नाश्ता कर लेना। मैं जरा जल्दी जाने की सोच रही हूँ। दोपहर की झड़प के बाद यह हमारी पहली बातचीत थी। शाम को वे बिना कुछ कहे क्लिनिक चले गए थे। रात का खाना भी हमने निशब्द ही खाया था। अब भी उन्होंने पत्रिका से आंख हटाए बिना ही कहा, ओके। उन्होंने सोचा होगा मैं आगे भी कुछ कहूंगी, पर जब मैं चुपचाप बिस्तर में दुबक गई तो यह उपेक्षा का नाटक उनसे और नहीं खेला गया। बोले, बाय द वे, इतनी सुबह जाना कहाँ है? नर्सिंग होम जाऊंगी। शायद 9:30 बजे उन्हें टेबल पर लेने वाले हैं। मैं पहुंच जाऊंगी तो बड़ी माँ का हौसला बना रहेगा। बहुत जल्दी घबरा जाती हैं वे। उनके साथ और लोग भी तो होंगे, है न? बेटे हैं, बहुएं हैं, पर बेटे तो आप जानते हैं ठस होते हैं। संवेदनाओं से उनका दूर का भी रिश्ता नहीं होता। और बहुएं तो खैर बहुएं ही हैं। वे बेटे की जगह थोड़े ही ले सकती हैं। वे कुछ देर तक मुझे गौर से देखते रहे, फिर बोले, तो गोया अब आप ऑपरेशन में भी हिस्सा लेंगी? ऑफ कोर्स। सुबह तो आपके ख्यालात कुछ और थे। हाँ, उस समय मैं कुछ दूसरी तरह से सोच रही थी, पर अब लगता है डॉक्टर को इतना डरपोक नहीं होना चाहिए। दरअसल मैं इसलिए घबरा रही थी कि ईश्वर न करे, पर ऑपरेशन के दौरान ही कुछ अघट घट जाने की पूरी संभावना है। दुर्भाग्य से अगर ऐसा हो गया तो मेरा वहां होना बहुत जरूरी है। कम से कम वे अजनबी लोगों के बीच अकेली तो न होंगी। कोई तो अपना उनके पास होगा जो आखिरी सांस तक उनका हाथ थामे रहेगा। बेवो, वे आश्चर्य से भरकर मुझे देखते रहे। मैं भी उनकी ओर पलक देखती रही और एकाएक मेरे आंसू निकल आए। पर ऐसा होगा नहीं न? मैंने आकुल स्वर में पूछा और भर भराकर रो पड़ी।
उस समय मैं डॉक्टर नहीं थी, सिर्फ गुड़िया थी, जिसके लिए बड़ी माँ ने कहा था, मरना ही होगा तो अपनी बिटिया के हाथों मरूंगी। उन कसाईयों को जस क्यों दूं